भी ठीक है? यस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्लान था, उसमें ये टॉपिक वाइज हमारी आखिरी क्लास है आज। एक क्लास मैं और लूँगा कल। इसमें कुछ मिसलेनियस बातों को बस मैं समझा दूँगा आपको 1 सवा घंटे में कि क्या-क्या बातें आप एनसीईआरटी वगैरह को पढ़ने में और क्या ध्यान रखेंगे आप। वैसे तो मैं टॉपिक वाइज ही बोल जाऊँगा उसको मैं, ठीक है? बट जो मेन टॉपिक जो मैं प्लान करता हूँ, जो मैं लिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उस लिहाज से ये आज आखिरी क्लास है। कल भी एक क्लास और हमने कहा था 12 से 14 घंटे के बीच में आपकी बात कहीं रुकेगी। आज 12वीं क्लास है, यानी 12वां घंटा है, मान लीजिए आप, ठीक है ना? कल एक आधा बार और बात कर लेंगे हम लोग, ठीक। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में विदेश नीति, ठीक। आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया होगा आज। खैर, मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊँगा भी, समझाऊँगा भी, आपको दोनों चीज़ें हो जाएँगी। देखिए, विदेश नीति तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, कोई शक नहीं है इसमें आईआर वाली क्लास में। बट इसमें हम क्या करेंगे, कुछ उन चीज़ों की बात करेंगे या उन बिंदुओं पे बात करेंगे जो आपने बहुत ध्यान ना दिया हुआ आईआर वाली क्लास में, नंबर 1। और थोड़ा-सा अब दोबारा से कभी आप आईआर पढ़ें तो इन बातों का भी ध्यान रख लें आप। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कभी-कभी ऐसा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं जिसका संबंध विदेश नीति से, ठीक है, आईआर से है। आइए तो हम बातचीत शुरू करते हैं। पहला है, विदेश नीति में हमारा इतिहास विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है। इसको मेरे साथ समझ लीजिएगा। फिर मैं जो मैटर आपको अपलोड किया गया उसको स्क्रीन पे ले आऊँगा और फिर वहाँ आपको दिखा दूँगा कैसे वो उत्तर फॉर्मेट। इतिहास कैसे प्रभावित करता है? एक चर्चा इसमें क्या होती है, प्राचीन काल की चर्चा होती है, एंशिएंट हिस्ट्री की। पूरे प्राचीन काल को देखेंगे आप तो प्राचीन काल में 2 तरह की धाराएँ दिखेंगी आपको। एक आदर्श की धारा दिखेगी आपको और एक यथार्थ की धारा आपको दिखेगी। और जब हम आदर्श की बात करते हैं तो यहाँ पर चर्चा होती है उपनिषद की, है ना? वसुधैव कुटुंबकम की, बुद्ध की बात होती है, अशोक की नीतियों की बात होती है ना? कल्याण की बात। आप देखेंगे आज भी विदेश नीति में हम शांति, प्रेम, सहिष्णुता, अहिंसा, इन सब विचारों को बहुत महत्व देते हैं। भारतीय समाज में ये विचार हज़ारों साल से प्रवाहित हो रहे हैं। भारतीय समाज में ये विचार हज़ारों साल से प्रवाहित हो रहे हैं। अनुच्छेद 51 आपने पढ़ा होगा पॉलिटी का, विदेश नीति के लिए जो उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं देखेंगे आपके थॉट्स इम्पैक्ट। यथार्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम उभर कर आते हैं चाणक्य या कौटिल्य, ठीक? इनका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये कहते थे भई राज्य चलाने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं, कैसे बेहतर तरीके से शासन किया जाए, पड़ोसियों से कैसे संबंध रखे जाए, बड़ा यथार्थवादी नज़रिया था। जैसे पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। तो इनकी बातें आज भी रेलेवेंट है, गुप्तचर व्यवस्था पे बहुत बल होता था इनका, है ना? तो आज जो हमारी विदेश नीति है वो प्राचीन भारत की भी ऋणी है, इन 2 दृष्टिकोणों के लिए, ठीक? ये बेसिक लिखा हुआ है। मध्यकाल में आ जाते हैं कि मध्यकाल में क्या हुआ, भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ और इस्लामिक संस्कृति भारत में सारे लोगों ने मतलब इस्लाम धर्म को अपनाया, ठीक है? और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी इस्लाम के साथ, इस्लामिक देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। मध्यकाल में जो एक इस्लामिक संस्कृति भारत में विकसित हुई, फिर पश्चिम और मध्य एशिया से जो जुड़ाव हुआ, वो जुड़ाव चलता रहा लगातार। आज भी हमारी विदेश नीति को इस्लामिक मुद्दे प्रभावित करते हैं, कभी सकारात्मक तौर पे, कभी नकारात्मक तौर पे। तो मध्यकाल का भी प्रभाव हम विदेश नीति पे देखते हैं। यदि इस्लाम का प्रसार नहीं होता, इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं होते, तो विदेश नीति में इसका फ़ायदा भी और इसका नुकसान दोनों होता। होने से भी इसका अपना फ़ायदा है और इसका नुकसान है, ठीक है? तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत की बात करते हैं हम लोग। विदेश नीति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी का है तो राष्ट्रीय आंदोलन का है।
हम दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, रंग-भेद का विरोध करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान शांति से हो, बातचीत से हो। कहीं भी युद्ध है तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, बातचीत में हल ढूँढा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं, देखो भैया हम युद्ध की भाषा नहीं, बुद्ध की भाषा बोलते हैं। फिर गांधी जी का अंतिम फेज में काफ़ी प्रभाव था अहिंसा को लेकर के, आज़ादी की लड़ाई के लास्ट के 20-30 वर्षों में। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई के दौरान दुनिया के किसी घटना पे हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी बातों को कहते थे, रखते थे। तो कभी ऐसा सवाल हो सकता है, इतिहास भारतीय विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करती है? बहुत सारी बातें इसमें आ जाएँगी, बट सबसे पहले एक छात्र होने के नाते आपका क्या होता है कि एक डायमेंशन बने कि हम उत्तर कैसे लिखेंगे? कुछ तो डायरेक्शन हो हमारे पास, है ना? इतिहास कैसे प्रभावित करता है? कभी आ सकता है आधुनिक भारत या राष्ट्रीय आंदोलन का विदेश नीति पर हम क्या प्रभाव देखें, ठीक? जो मैटर आपको दिया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे एक बार रख लेते हैं अपने सामने में। इसी पे हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है? अभी मैंने आपको क्या बताया, तो इसको सीधा कर देते हैं एक बार, है ना? अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके तौर पे थोड़ा इसको और इनलार्ज कर देते हैं। ठीक है? एक मैंने आपको बताया प्राचीन काल का क्या प्रभाव है, आप अपने नोट्स में देखेंगे आप। ठीक है? नंबर 1 पॉइंट, इतिहास का प्रभाव लिखा भी हुआ है यहाँ पे। 2 धाराएँ, देखिए एक लिखा हुआ है उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम बुद्ध अशोक की धारा। ये धारा क्या कहती है? मित्रता, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता की धारा। अक्सर हम इसकी बात करते हैं अपनी विदेश नीति में। प्रधानमंत्री जी बराबर कोट करते हैं लॉर्ड बुद्धा को। और एक कौटिल्य का दृष्टिकोण है यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण। तो हम ये भी लेके चलते हैं भाई, देश की सुरक्षा हो, गुप्तचर व्यवस्था हो, पड़ोसियों से संबंध, हम चौकन्ने रहते हैं, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। अफगानिस्तान और ईरान से तुलनात्मक रूप से अच्छे संबंध हैं हमारे पाकिस्तान की तुलना में, देखेंगे। ये हो गया प्राचीन काल का प्रभाव। जो बात दूसरी बात हमने बताई आपको, मध्यकाल का प्रभाव। सेम बात, भारत में इस्लामिक संस्कृति का प्रसार हुआ। पश्चिम एवं मध्य एशिया देशों से निकटतम संबंध स्थापित हुआ। एक जुड़ाव हुआ विदेश नीति को, उसने सकारात्मक नकारात्मक। आप देखेंगे यदि कोई भी भारत में ऐसी घटना हो जाती है इस्लाम से संबंधित, इस्लाम धर्म मानने वालों से संबंधित, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे चूंकि हमारे यहाँ इस्लाम मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आज़ादी है सभी को, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार है, तो हम किसी भी इस्लामिक देश में जाते हैं तो बहुत सीना चौड़ा करके वहाँ अपनी बात रखते हैं। ठीक है भाई, हम उनकी तुलना में प्रायः कुछ देशों को छोड़ दें तो हम ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं इस मामले में। ठीक। प्लस इस्लाम मानने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। कहने की ज़रूरत नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम कुछ वर्ष पहले तक इसके लिविंग एग्ज़ाम्पल थे। ठीक है? तो हम मध्यकाल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका आधुनिक काल। तीसरा क्या है आपका? आधुनिक काल। थोड़ा और इसको वाइड कर दिया हमने। आइए देखिए एक बार। ये पॉइंट भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको। आधुनिक काल या स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विदेश नीति से संबंधित कई पहलू उभर कर सामने आए। भई हम तो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, हम साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे, रंग-भेद से लड़ रहे थे। तो दुनिया में हमारी आज़ादी के बाद जहाँ कहीं भी ये समस्या होगी, ये सब देश जानते हैं कि भारत इसका विरोध करेगा, सभी मंच पे विरोध करेंगे। खुदनिरपेक्षता हो, यूएनओ हो, क्षेत्रीय मंच हो, द्विपक्षीय बातचीत हो, हर जगह हम विरोध करेंगे, फिक्स है हमारा।
ये विरासत हमको कहाँ से मिली? राष्ट्रीय आंदोलन से मिली, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, फासीवाद। हमने मुसोलिनी, हिटलर इन सब का भी विरोध किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, हमारे तमाम नेताओं ने कहा। कहीं भी आज़ादी की लड़ाई चलेगी तो उसे हम समर्थन भी देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को हम समर्थन भी देने वाले, कहीं भी चलेगी। आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका की आज़ादी, बर्मा की आज़ादी, इंडोनेशिया की आज़ादी, वियतनाम की आज़ादी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, इन सब जगह पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा है भारत का 47 के बाद। मैंने पहले बताया, मैं विदेश नीति के उन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा हो, शायद आपने ना पढ़ा हो, बट मेरा अपना एक प्लान है, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं अपने तरीके से एक बार इस पे भी 1 घंटे की क्लास लेता हूँ मैं। इसको लिखवा दो तो 2 घंटे लग जाते हैं और नोट्स के साथ आप समझा दो तो 1 सवा घंटे में कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है? कहीं भी आज़ादी की लड़ाई चलेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के गुण अवगुण के आधार पर स्वतंत्र रूप से, जैसे हमने कहा हिटलर गलत कर रहा है, हमने कहा ब्रिटेन गलत कर रहा है, ब्रिटेन सही कर रहा है, ठीक है? हम इस तरह की बातों को रखेंगे हम, है ना? ठीक है? 1 सेकंड बस रुक जाइए थोड़ा। ठीक है? क्लियर ना? हम इस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, हम कहेंगे, है ना? गुण अवगुण के आधार पर। तो बहुत बड़ी बात होती है कि हमें जैसे किसी का समर्थन करना है, किसी का विरोध करना है, बिना किसी दबाव के। आज़ादी के बाद दुनिया 2 गुटों में बँट गई थी शीत युद्ध के दौरान। एक तरफ साम्यवादी गुट, दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट। उन दोनों गुटों से दूरी और नज़दीकी भी बनानी थी और नज़दीकी भी रखनी थी। और इसके साथ-साथ एक स्वतंत्र रास्ते पर भी चलना था, इसको जिसको हम गुटनिरपेक्षता भी कहते हैं। आपने आईआर में पढ़ा होगा। इसकी बुनियाद पड़ गई थी। जो गुटनिरपेक्षता हमारी मजबूरी भी हो गई थी। एक तरफ पाकिस्तान है जो अमेरिका के खेमे में था, एक तरफ चाइना है जो रूस के खेमे में था, यूएसएसआर के खेमे में। तो हम जाते कहाँ? दोनों की सीमा हमसे लग रही थी। भारत में एक तरफ उदारवादी विचारधारा थी, दूसरी तरफ समाजवादी, मार्क्सवादी विचारधारा थी। तभी तो अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता अपनाया। राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत गहरा इम्पैक्ट है इसमें। जब आप पढ़ोगे ना गुटनिरपेक्षता क्यों? उसका एक कारण होता है भारत का अपना अतीत, एक कारण होता है राष्ट्रीय आंदोलन। आप इसको ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो। अहिंसा, बातचीत इत्यादि के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर बल देना। गांधी जी इसके तो बहुत बड़े पैरोकार थे, समर्थक थे। प्राचीन काल का तो है ही। अब देखते हैं ना वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हर मंच पे भगवान बुद्ध की बात करते हुए ज़्यादा आपको मिलेंगे। गांधी जी की बात करते हैं हम लोग। अब ये बताते हैं कितनी पुरातन परंपरा वाले हैं। स्वतंत्रता से पूर्व दोनों महाशक्तियों से संबंध एवं दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये भी नोटिस करने वाली बात है। यूएसएसआर ने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें, रूसी क्रांति के बाद, और अमेरिका भी कहीं न कहीं सैद्धांतिक तौर पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक? तो आगे चल कर के फिर ये एक चुनौती थी, हमने दोनों महाशक्तियों से संबंध। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया? ठीक? टॉपिक क्या था हमारा? इतिहास और विदेश नीति। ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं इसी में अब दूसरे पॉइंट की तरफ। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो याद है आपने पढ़ा होगा तो आप उसी नोट्स का इस्तेमाल करिएगा। स्वतंत्रता के समय विदेश नीति के क्षेत्र में, जैसे आपको याद होगा ना पहली क्लास में भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ थी। हमने सारी चुनौतियाँ बताई, अंग्रेज़ों की विरासत, सकारात्मक क्या थी, नकारात्मक। बट विदेश नीति के क्षेत्र में मैंने ज़िक्र नहीं किया था। क्यों ज़िक्र नहीं किया था वहाँ पे? इसको अलग से एक पॉइंट रखा था, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन में सवाल आ सकते हैं। विदेश नीति हम कैसे चलाएँगे? तमाम देशों में एम्बेसी होने चाहिए, भारत में निर्णय प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, एम्बेसी को रखने के किराए पे रखेंगे कि खरीदेंगे आप, जो भी सिस्टम होगा उसका, स्टाफ वगैरह उसके लिए चाहिए, अधिकारियों की पूरी श्रृंखला चाहिए। पूरा का पूरा आधारभूत ढाँचा एक बड़ी चुनौती थी आज़ादी के बाद।
भाई अंग्रेज़ों का तो अपना सिस्टम था पूरी दुनिया में, उनकी एम्बेसी थी पूरी दुनिया में, कब्ज़ा ही था उनका। मार्गदर्शक सिद्धांत बोले तो हम किस रास्ते पे चलेंगे? यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी भूमिका हो जाती है। हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे? अहिंसा, प्रेम, मित्रता, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध। कोई भी देश क्या करता है कि जैसे अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सिद्धांतों को गढ़ता है कि हमें इस रास्ते पे चलना है। आमतौर पे क्या होता है, सिद्धांत आदर्श होते हैं, मुश्किल होता है उस रास्ते पे चलना। लेकिन फिर धीरे-धीरे उन सिद्धांतों के कारण उस राष्ट्र की एक पहचान बनती है। तो भई हम विदेश नीति अंग्रेज तो अपने हिसाब से चला रहे थे, अब हम कैसे चलाएँगे? हम इन सिद्धांतों के आधार पे चलाएँगे जो आपने पढ़ा होगा यार। महाशक्तियों से संबंधों का निर्धारण, ये इसलिए बड़ी चुनौती थी कि अमेरिका और यूएसएसआर किसी भी देश के कदम को 2 ही तरीके से देखते थे, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे विरोध। या तो किसी घटना को लाल चश्मे से देखा जाता था या किसी घटना को नीले चश्मे से देखा जाता था, ठीक? तो टफ काम था। यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में कोल्ड वॉर पढ़ा होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पड़ोसी देशों से संबंधों का निर्धारण, पाकिस्तान एक नया पड़ोसी बन गया था हमारा, है ना? अफ़गानिस्तान है, चीन है, श्रीलंका है, नेपाल है। अंग्रेज़ों ने जो संबंध रखे थे वो अपने तरीके से रखे थे और अंग्रेज़ों को सब साम्राज्यवादी देश के तौर पे देखते थे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी पड़ोसी देशों से संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, जैसे यूएनओ बनाया गया था। आगे चल कर के वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाएँ हैं। तो हम किस तरह से उनको अप्रोच करते हैं, वो हमारे साथ संबंध कैसे रखते हैं, ये भी एक चुनौती थी। ठीक? अब सोचो ना कि नया-नया बच्चा चलना सीखा हो, कि उसे घर से बाहर छोड़ दिया जाए, जाओ तुम देखो ज़रा दुनिया। हालाँकि ऐसा भी नहीं था, हमारे यहाँ अनुभवी लोग थे, बट कुछ ऐसी स्थिति थी। शीत युद्ध के दबाव को झेल स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया सेम पॉइंट है वो, रिपीट है एक तरह से। नीतियों के निर्धारण में सैनिक एवं आर्थिक कमजोरी को ध्यान रखना, ये भी ध्यान में रखना है। आर्थिक रूप से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, सैनिक रूप से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। देखो आर्थिक ताकत और सैनिक ताकत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान आर्थिक ताकत था, दुनिया में उसकी बात सुनी जाती है। उसके पहले जापान आर्थिक और सैनिक दोनों ताकत था, बात सुनी भी जाती थी। अमेरिका आर्थिक ताकत भी है, सैनिक ताकत भी। चीन आर्थिक ताकत भी है, सैनिक ताकत भी। उस समय तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी ना, तो हमें कोई भी नीति बनानी है तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है, आपके पास ताकत है, फिर आप मित्रता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो बात समझ में आती है। और आपके पास ताकत नहीं है तो दुनिया ऐसे मानती है कमज़ोर है, इसलिए इस तरह की बात कर। इस चुनौती का भी समाधान करना था उस समय। ये आसान काम नहीं होता है। हम अपने जीवन में भी इसको देखते हैं हम। विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य था भारत की सुरक्षा, भारत का विकास एवं भारत की प्रतिष्ठा। कोई भी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, हम क्या चाहते हैं? भारत सुरक्षित रहे। हम क्या चाहते हैं? हमारा विकास हो। हम क्या चाहते हैं? हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मान मिले। इसी पॉइंट पे आप, यहाँ लिखा हुआ नेहरू जी की विदेश नीति के बारे में चर्चा, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने चर्चा की थी। इसी पॉइंट पे जैसे नेहरू एरा में पूरा आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ, किन-किन देशों से संबंध, एम्बेसी। नेहरू एरा में मार्गदर्शक सिद्धांत बने, विदेश नीति कैसे चलेगी हमारी? गुटनिरपेक्षता पे, पंचशील पे, साम्राज्यवाद विरोध पे, उपनिवेशवाद विरोध पे, रंगभेद विरोध पे। ये सब सिद्धांत बन गए थे हमारे नेहरू एरा में। नेहरू एरा में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से संबंध, हालाँकि धीरे-धीरे यूएसएसआर की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता गया, अभी आगे वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। यूएनओ में खूब आस्था रखते थे हम, इसी आस्था के कारण हम कश्मीर वाले मुद्दे को ले भी गए थे यूएनओ में, और फिर उसको अमेरिका ने विवाद का रूप दे दिया और आज भी वो नासूर से ही बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखा जाए तो वैसे पहले की तुलना में आर्थिक सैनिक रूप से हम मजबूत हैं। हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कौन कितना चिल्ला रहा है। 1-2 बार जवाब देके छोड़ देते कि हमें पता है कि भई अब कोई हमसे छीन नहीं पाएगा। चिल्लाते रहो जितना चिल्लाना है। और बहुत टफ था शीत युद्ध के दबाव को झेलते हुए। ये भी आपको एग्ज़ाम्पल देके मैं दिखाता हूँ। ठीक?
नीतियों से कमज़ोरी को ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो कोरिया विवाद आ गया सपोज़ दैट 1950 से 53 के बीच में। बहुत टफ था भारत के लिए, वियतनाम विवाद आ गया, क्यूबा संकट आया, हंगरी क्राइसिस आया था, स्वेट संकट आया था, तो बहुत ऐसी घटनाएँ थी, जहाँ हम कुछ भी कहेंगे तो किसी बात से यूएसएसआर नाराज़ होगा तो दूसरी बात से अमेरिका नाराज़ होगा। ठीक, तो इन सब के संदर्भ में नेहरू जी ने बिना किसी दबाव के सही और गलत के आधार पर, क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी ताकत भी नहीं थी और एक रास्ता बनाया जा रहा था, तो सही और गलत के आधार पर एग्ज़ाम्पल देके आपको बता दूँगा अभी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप। मान लीजिए ये कोरिया है, ठीक? ये आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, ये आपका साउथ कोरिया। कोरिया पर जापान का कब्ज़ा था। जापान ने जब सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वार में, तब नॉर्थ में व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेवारी यूएसएसआर के पास, साउथ में अमेरिका के पास। 38 डिग्री समानांतर पर ये तय हो गया। फिर कह दिया गया था यहाँ चुनाव करा लिया जाएगा, उस चुनाव में जिसकी सरकार बन जाए, लोकतांत्रिक सरकार, मार्क्सवादी सरकार चलेगी। इस तरह की बात हो गई थी यहाँ। यूएसएसआर को पता था चुनाव होगा तो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, क्योंकि साउथ में आबादी भी ज़्यादा थी और अमेरिका ने पैसे वगैरह खर्च करके भी वहाँ के आर्थिक विकास के लिए काम किया था। तो यूएसएसआर के इशारे पे नॉर्थ ने क्या किया, साउथ पे हमला कर दिया। नॉर्थ ने जब साउथ पे हमला किया तो भारत ने नॉर्थ की आलोचना की, तुम गलत कर रहे हो। फिर अमेरिका ने खूब चिल्लाया, फिर अमेरिका और बाकी सब देश मिल करके साउथ ने फिर नॉर्थ पे हमला किया। यहाँ तक तो ठीक था, जब साउथ ने क्रॉस कर दिया लिमिट को, तो भारत ने साउथ की भी आलोचना कर दी, अमेरिका की भी आलोचना की। दोनों नाराज़ हुए हमसे, गुटनिरपेक्षता की। लेकिन जब समझौता हुआ 53 में, तो दोनों की बंदियों की रिहाई के लिए जो कमीशन बना, उसका हेड एक भारतीय को बनाया गया और उस समय यूएनओ के प्रमुख ने दोनों देशों को कहा, भारत को धन्यवाद कहिए आप लोग। ऐसे ना गुटनिरपेक्षता की परीक्षा जिसको कहते हैं, आपने टॉपिक पढ़ा ही गुटनिरपेक्षता वगैरह, वहाँ से कौन, बस आपको क्या करना है ना कि अब जो आपने पढ़ा है ना, पीछे क्या करिएगा कि अपने नोट्स या जो किताब वगैरह आप पढ़ते थे, तो थोड़ा पहले की घटनाओं पे भी नज़र दीजिएगा। सवाल आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन संभावना को खारिज नहीं करते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे ना, मैं लास्ट में लूँगा, आप ध्यान रखिए। लास्ट में 10 मिनट आपसे मैं क्वेश्चन पे बात कर लूँगा, ठीक? एग्ज़ाम्पल देके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसा सिचुएशन था, इस तरह से परीक्षा हमें देनी पड़ती थी। तो यही सब चर्चा हमने क्लास में कभी-कभी, पहले सवाल आता था नेहरू एरा में गुटनिरपेक्षता की सफलता, विदेश नीति की सफलता, पहले आते थे सवाल। बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में नेहरू एरा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें तरीका पता हो, चुनौतियाँ क्या हैं, विदेश नीति के क्षेत्र में नेहरू की उपलब्धि क्या थी, तो इन चुनौतियों के बारे में 2-2 लाइन लिख दो आप। नेहरू की गुटनिरपेक्षता, तो इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता को लिख दो आप। कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे उत्तर लिखना और प्लान करना। इसको थोड़ा हमने उसी हिसाब से अरेंज कर रखा है इसको। आप आईआर से इसको सिंक कर लीजिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल मैं अभी लास्ट में ले लूँगा आपका तसल्ली से। ठीक है? थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ आपको पहले एक बार। करेक्ट? अगला हिस्सा है हमारा महाशक्तियों से संबंध। हिस्सा है हमारा महाशक्तियों से संबंध। ठीक है? आइए बात करते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा है महाशक्ति।
देखो, महाशक्ति की बात जब हम लोग करें यहाँ पे, तो बात किसकी करते हैं हम लोग? एक तरफ करते हैं अमेरिका की और एक तरफ करते हैं हम लोग यूएसएसआर। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में, कैसे-कैसे राइज़ किए थे। अब सवाल क्या है कि देखो, महाशक्ति क्यों कहते थे कि दोनों के पास सैनिक और आर्थिक संसाधन बहुत ज़बरदस्त हैं और दोनों का ग्लोबल सभी महादेशों पे प्रभाव था। अधिकांशतः देशों में एक तरफ लोकतंत्र समर्थक थे और पूंजीवाद समर्थक, और एक तरफ मार्क्सवादी, समाजवादी। हर देश में, लगभग औद्योगिक देश में दुनिया में देखिए पड़ेगा, दोनों का वैश्विक प्रभाव था। इस तरह से महाशक्ति हम इस रूप में कह के चलते हैं। अब जैसे अमेरिका से संबंध, यूएसएसआर से संबंध, ये आपके आईआर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। द्विपक्षीय संबंध आपने पढ़ा हो। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जो नेहरू एरा से संबंधित भी है, उसके बाद भी है। बस उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, संबंध को कैसे देखना है, पढ़ना है, कम से कम इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, बट ये भी हेल्प करेगा आपको। एक देखा जाता है 1947 से पहले क्या संबंध था, जैसे अमेरिका और भारत जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। फिर 47 के बाद आमतौर पे अमेरिका से संबंध सामान्य बहुत कम रहे हैं। ये तो स्थिति बहुत अच्छी है। इतने प्रमुख मुद्दे हैं, उस पे अमेरिका ने विरोध किया। 6-7 एग्जाम्पल दे रखा है। यूएसएसआर से संबंध आज़ादी से पहले भी ठीक रहे, आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत सस्पेंशन रहा है। जहाँ-जहाँ अमेरिका ने विरोध किया, वहाँ-वहाँ यूएसएसआर ने सपोर्ट किया। इसी बात को हमने इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं ज़रा एक बार आपको समझा देता हूँ। ये बात भी आपकी पकड़ में आ जाएगी। देखिए, भारत अमेरिका संबंध की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पूर्व, है ना? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से हमने प्रेरणा ग्रहण की। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से हमने प्रेरणा ग्रहण की थी। प्रतिदिन नहीं तो कर नहीं, और बहुत सारी बातें थी अमेरिका से। कांग्रेस का नाम ही अमेरिका के नाम पे लिया गया था, कांग्रेस उस समय। हमने भी कि भाई जैसे अमेरिका वालों ने जीता है, हम भी लड़ेंगे, आज़ाद होंगे। और अमेरिका भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद उस दशक में। अलग मकसद था, बट सपोर्ट कर रहा था कि भारत को आज़ादी मिले। आज़ादी के बाद कुछ एक अवसरों पर ही अमेरिका के साथ संबंध सामान्य रहे। ये भी हम देखेंगे ऐसा क्यों था। जैसे चीन युद्ध के दौरान अमेरिका ने सहयोग का आश्वासन दिया था। हरित क्रांति के दौरान अमेरिका ने सहयोग दिया। मात्रा में द्विपक्षीय व्यापार। अमेरिका से संबंध सामान्य क्यों नहीं थे, उसका उत्तर आगे देखें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव इत्यादि कारणों से अमेरिका ने भारत को, नेहरू समाजवादी थे, अमेरिका को शक होता रहता था कि ये यूएसएसआर की तरफ झुक जाएगा। और गुटनिरपेक्षता को अमेरिका कहता था ये कोई नीति ही नहीं होती है, नीति तो दो ही होती है, या तो मेरी तरफ हो या फिर रूस की तरफ। हमने गुटनिरपेक्षता की बात कहनी शुरू कर दी, तो ऑब्वियस है अमेरिका ने भारत को संदेह की नज़रों से देखना शुरू किया आज़ादी के बाद। अमेरिका के द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान खुल करके अमेरिका की तरफ था, अमेरिका ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। समय-समय पर पाकिस्तान को सैनिक एवं आर्थिक सहायता, खूब पैसा और हथियार दिया अमेरिका ने। पाकिस्तान उसका उपयोग किसके अगेंस्ट में करता था? हमारे अगेंस्ट में। भाई अमेरिका, हमारे संबंध थोड़ी अच्छे रहने, जब आप पड़ोसी को भड़का रहे हो, उसे हथियार दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो क्यों संबंध अच्छे रहेंगे हमारे? जब गोवा का विलय हुआ था और बांग्लादेश युद्ध, दोनों समय अमेरिका ने चेतावनी, धमकी भरे लहजे का प्रयोग, हम डरे भी नहीं, झुके भी नहीं। गोवा तो, पुर्तगाल तो नाटो का मेंबर था, फिर भी डरे। ठीक है। बांग्लादेश के मुद्दे पर तो अमेरिका ने एकदम युद्ध की वो कर दिया था, वार्निंग। ठीक है। भारत के परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का भी अमेरिका ने विरोध किया। 74 में जो पोखरान में विस्फोट हुआ था, अमेरिका ने उसके बाद बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। फिर हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलप मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, आईजीएमडीपी, इंदिरा जी के समय। अमेरिका ने उसके बाद भी क्रायोजेनिक इंजन वगैरह को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं। रिसेंटली 5-7 दिन पहले बहुत सारे भारत के प्रमुख कंपनियों में, जिसमें बार्क वगैरह, अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया 10 दिन पहले, 8 दिन पहले। बड़ी खबर है, बट ऐसी खबर क्या होता है अखबार के पन्नों में कहीं पे, हिंदी वाले अखबार में तो वैसे ही गुम हो जाते हैं।
अमेरिका ने कहाँ-कहाँ विरोध किया? तो आप मोटे तौर पे 91 तक अमेरिका से हमारे संबंध कैसे थे? 47 के पहले तो ठीक, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। 47 के बाद अमेरिका इस बात से भी नाराज़ था कि हम चीन से संबंध सुधार रहे थे, ठीक है? ये हो गया आपका अमेरिका से संबंध, है ना? इसमें नेहरू इरा भी आपका आ जाएगा, जो पीछे एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। यूएसएसआर में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। सोवियत संघ से संबंध, ठीक। स्वतंत्रता पूर्व सोवियत संघ ने राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया। रूसी क्रांति के बाद याद करिए, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान आ जाएंगी। एम एन रॉय ने ताशकंद में बनाया था, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में, कानपुर षड्यंत्र केस 24 में, मेरठ, इस सब में मार्क्सवादियों का समर्थन। मार्क्सवादियों के कहने पर भारतीय मार्क्सवादी सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग होकर के आंदोलन चला रहे, ठीक। पैसे से, हथियारों से, प्रशिक्षण से रूस ने पूरा समर्थन दिया है। कोई दो राय नहीं कि रूस की बहुत बड़ी भूमिका थी, और रूस अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाता था, भारत ही नहीं बल्कि उपनिवेशों को स्वतंत्र करो। तो रूस को एक तरह से हीरो के तौर पे देखा जाता था उपनिवेशों में। तो पहला पॉइंट तो ये है ही आपका, जो आपने मॉडर्न इंडिया में भी देखा होगा। जब भारत पर मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी था, ये आपने पढ़ा ही है मॉडर्न इंडिया में। स्वतंत्रता के बाद भारत की समाजवादी नीतियों को स्टालिन स्टालिन वहां के प्रमुख थे। स्टालिन जो थे वो 1927 से 1953 तक थे। ये भी संदेह है कि जो मार्क्सवादी समाजवाद को बहुत पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि या तो मार्क्सवादी या फिर पूंजीवादी। नेहरू समाजवादी थे, बीच वाले, मिडिल पथ वाले। स्टालिन भी संदेह की नज़र से देखते थे, लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ से निरंतर प्रगाढ़ होते चले गए संबंध, और उन सभी मुद्दों पर सोवियत संघ ने भारत का खुला समर्थन किया जहां अमेरिका भारत के विरोध में था, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर, जैसे गोवा के मुद्दे पर, जैसे बांग्लादेश के मुद्दे पर, जैसे परमाणु प्रक्षेपास्त्र। तो जहां जहां अमेरिका ने विरोध किया, वहां वहां यूएसएसआर ने हमें समर्थन, तो रिवर्स कर लीजिएगा यहाँ पे आप। तो 43 से 91 के बीच भारत अमेरिका और भारत रूस संबंधों को कैसे देखा जाए, ठीक। मोटी मोटी बातें हैं। हायर वाले में नोट्स में आपकी ये सारी बातें तो होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और वहाँ बेहतर तरीके से है तो इसको यूज़ मत करिएगा, वहाँ नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है भारत चीन संबंध। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत चीन संबंध कि देखो, मतलब लगभग आईआर में देखोगे आप, एक आधा सवाल हर एक साल आईआर में चीन के आसपास पूछ लिया जाता है, या 3 साल में 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 3 साल में क्लास तो रहेगा ही रहेगा, करेक्ट। 2 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, हमने बस ये बताया है कि आज़ादी से पहले और 1962 तक भारत चीन संबंधों के बारे में एक समरी है इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमसे कभी नहीं पूछेगा कि युद्ध में हम क्यों हार गए, है ना? ये सब सवाल तो आने से रहा। हाँ, युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध युद्ध के सबक क्या थे? इस तरह के सवाल कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ सकते हैं। आइए देखिए ज़रा एक बार। 1947 से पहले दोनों उपनिवेशवाद के शिकार थे, और दोनों एक दूसरे को समर्थन भी दे रहे थे। चीन पर भी यूरोपियन देशों का नियंत्रण था, प्लस जापान रूस ने भी कुछ कब्जा कर रखा था।
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह का भी नियंत्रण था। हाँ, तो भारत, चीन दोनों को एक नैतिक समर्थन दिया करता था। दोनों उपनिवेशवाद के शिकार थे। एग्ज़ाम्पल, चीन पर जापान ने हमला किया था 36-37 में, तो भारत ने एक चिकित्सा मिशन भेजा था जापान, डॉक्टर कोटनिस के नेतृत्व में। और भारत में जापानी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था चीन के समर्थन। दोनों तो शोषण हो रहा था, तो दोनों सब, चीन भी सपोर्ट करता था नैतिक। ये हो गया आज़ादी से पहले। अब स्वतंत्रता के बाद भारत साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाले आरंभिक राष्ट्रों में था। आप सोचो, गैर साम्यवादी देश में भारत पहला था। अमेरिका इस बात से भी चिढ़ गया था। ठीक। एवं 9 स्वतंत्र देशों में सहयोग के लिए, जो देश आज़ाद हो रहे थे एशिया अफ्रीका के, उनके बीच संबंध कैसे हो, इसके लिए मिल करके हमने इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन भी बुलाया था। ठीक। तो ये क्या हो गया कि हमारे और चीन के बीच में जो कुछ अच्छा था उसकी एक तस्वीर हो गई। अब जो अच्छा नहीं है, यानी 62 के युद्ध की तरफ कैसे हम बढ़ते चले गए। ठीक है। हालांकि साम्यवादी चीन के द्वारा कहीं ना कहीं आरंभ से ही भारत को प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। वैसे तो हम भी मानते थे कि चीन से भविष्य में टकराव हो सकता है। दो बड़े देश में टकराव की स्थिति रहती है। हमने उतना नहीं माना क्योंकि हम तो अच्छे संबंधों की भी बात कर रहे थे, और थोड़ी मजबूरी भी कह लो, सैनिक आर्थिक कमजोरी। पर चीन इस मामले में ज्यादा प्रैग्मेटिक था, प्रैक्टिकल था। शुरू से भारत को कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा। ये तो एक पहलू हो गया संबंध जहां सामान्य थे। अब हम दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। चीन भारत से, क्योंकि चीन को पता था कि भारत मजबूत होगा तो फ्यूचर में उसके लिए वो एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया में उसके लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी साबित। चीन कैसे कैसे उलझा रहा था, इस बात थोड़ा हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है। तो प्रारंभ से वो प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा था हमें। ठीक। भारत के द्वारा चीन के साथ कई अवसरों पर, आप किताब में पढ़ के देखेंगे आप, सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए हम कहते थे सीमा सुलझ, बातचीत करके ठीक कर लेते हैं। चीन इसे टाल देता था। चीन की नीयत ठीक नहीं थी। ठीक। प्रायः चीन के द्वारा यह भी कहा जाता था कि साम्राज्यवादी देशों एवं चीन के बीच समझौते को वह मान्यता नहीं देता। चीन खुल के नहीं कह रहा था कि भाई तुमको मैं शत्रु मानो, बट चीन कह रहा था कि भाई भारत और चीन के बीच जो सीमा खींची गई है वो ब्रिटेन के द्वारा खींची गई है, और उस दौर में कुछ भी हुआ है चीन उसको मान्यता नहीं देगा। ठीक। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उभरती हुई छवि, भारत का कद, नेहरू का सम्मान, भारत का सम्मान बढ़ता जा रहा था उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो चीन इससे भी चिढ़ता था। दोनों एक समय स्वतंत्र हुए हैं, तो भारत की छवि ज्यादा बेहतर होती जा रही है गुटनिरपेक्षता। दोनों महाशक्तियों से भारत के संबंध को लेकर भी चीन, क्योंकि चीन और अमेरिका में तो बनती नहीं थी। अमेरिका ने मार्क्सवादी चीन को मान्यता दिया नहीं था, एम्बेसडर नहीं थे, यूएन में वीटो कर रखा था, ताइवान को ही ओरिजिनल चीन मानता था। बट भारत के दोनों से संबंध थे। ठीक है, अमेरिका से थोड़े कम है, यूएसएसआर से ज्यादा थे। इससे भी चीन चिंतित था। और 57-58 से सोवियत संघ और चीन के बीच दूरियां बढ़ने लगी, तब भी चीन चिंतित था, क्योंकि भारत और सोवियत संघ का संबंध, चीन इस बात पे भी, सोवियत संघ और चीन के बीच में दूरियां कई कारणों से बढ़ने लगी। जैसे क्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की थी, माओ ने उसकी आलोचना की। फिर क्या हुआ, जो माओ का अपना मॉडल था विकास का, वो रशियन मॉडल था। माओ ने देखा 8-9 साल में डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो माओ ने कहा हम इसको चेंज करेंगे। रूस ने कहा चेंज करोगे तब तुमको हम सहायता नहीं देंगे। ऐसे करके छोटे मोटे सीमा पे विवाद, टकराव बढ़ते जा रहे थे यूएसएसआर और चीन के बीच में। ठीक है। तब भी भारत के संबंध बेहतर थे। इसी पृष्ठभूमि में तिब्बत का मुद्दा भी दोनों राष्ट्र को प्रभावित कर रहा था। 50 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया।
तिब्बत के साथ बहुत पुराने संबंध हैं हमारे सांस्कृतिक। और 59 में दलाई लामा का भारत में शरण लेना, इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा और 62 में भारत और चीन के बीच, कभी भी भारत और चीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ? तो चीन भारत को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता रहा है, एक। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने से बचता रहा है, दो। इशारों इशारों में कहता रहा कि हम साम्राज्यवादी सीमाओं को नहीं मानेंगे, हम, तीन। भारत की उभरती हुई छवि से बेचिढ़ता था, चार। दोनों महाशक्तियों के संबंध से बेचिढ़ता था, पाँच। यूएसएसआर से जब चीन के संबंध खराब हो गए, तब भी भारत के संबंध ठीक थे, ये बात भी उससे बुरी लग रही थी, छः। इस बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे आप तिब्बत विवाद को, तिब्बत विवाद, दलाई लामा प्रकरण, तात्कालिक कारण बना भारत चीन। भारत और चीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ? ठीक। इस युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध में जो हुआ घटनाक्रम वगैरह आप पढ़िएगा, मतलब एक तरह से माना जाता है भारत की हार हुई, हमारे एक अच्छा खासा भूभाग पे, मतलब हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची, अखंडता को नुकसान हुआ, एक अच्छा खासा भूभाग उसके पास चला गया, सैन्य कमजोरियां उजागर हुई, गुप्तचर एजेंसी की विफलता उजागर हुई। अब सबक क्या है इन सब के? सेना पे ध्यान देना, गुप्तचर पे ध्यान देना, एक साथ अलर्ट रहना होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दो मोर्चों पे तनाव, इसके पहले कम से कम चीन के साथ तनाव नहीं होता था। एक ध्यान देना है ना, आर्थिक विकास को और रफ्तार देना है ना, रक्षा पे अधिक से अधिक व्यय करना, ये सब। इसके बाद चीन के साथ संबंध हमारे पटरी से उतर जाएंगे, आपने आईआर में पढ़ा होगा, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। उस इंडिपेंडेंस में नेहरू एरा पे ही फोकस करते हुए मैंने ये भी आपको थोड़ा क्यों हुआ और क्या सबक हो सकते हैं, ठीक? अब इसी कड़ी में हमारा लास्ट है भारत और पाकिस्तान। एक बार जरा मैं आपको अच्छे से समझा दूं, फिर मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, द्विपक्षीय संबंध तो आप पढ़ ही रहे हो। यहाँ पे हम 4 युद्धों की बात करेंगे और युद्धों के कारण की बात करेंगे। ठीक, 3 यहाँ बताया गया है, चौथा कारगिल युद्ध वगैरह प्राय वैसे भी सब पढ़ते रहते हैं, आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा। चौथे का भी कारण हो जाएगा कवर। कब कब युद्ध हुए हैं? एक हुआ है 1947-48, दूसरा हुआ है 1965, तीसरा हुआ 1971 और चौथा हुआ है 1900। कारण, पाकिस्तान बना है धर्म के आधार पर, भारत में धार्मिक सहिष्णुता। ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान प्रारंभ से ही एक मजबूत भारत को पाकिस्तान खतरे के तौर पर देखता है। इस बात को एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि हमको सभी युद्ध में कारण के तौर पर यूज करना है। पाकिस्तान एक मजबूत भारत को खतरे के तौर पर क्यों देखता है? ठीक है, इसके भी अपने कुछ रीजंस हैं, कॉमन पॉइंट्स वगैरह हैं, भाई क्यों देखता है पाकिस्तान खतरे के तौर पे? पाकिस्तान को पता है, या जिन्ना को पता था, भाई पाकिस्तान वाले इलाके में केवल मुस्लिम नहीं थे, बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी थे। धर्म के नाम पर उसने एक राष्ट्र तो बना लिया है, पर छोटा सा हिस्सा है उसके पास। भारत के पास एक बड़ा हिस्सा है, भारत के पास संसाधन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, नेतृत्व बेहतर है इधर, आप देखोगे, है ना? तो हम लोग बात करें, ठीक है, और जो साझा इतिहास है ना, वो साझा इतिहास तो मेल जोल का इतिहास रहा है, तो पाकिस्तान को इस बात का हमेशा से डर रहा है। जब भी अतीत की बात होगी तो फिर पाकिस्तान की जनता भारत के साथ नजदीक पाएगी अपने आप। पाकिस्तान को न केवल एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को बनाया था, बल्कि उसको बचा के भी रखना था एक राष्ट्र के। तो शुरू से भारत को खतरे के तौर पे, और उसको लगता है भारत को लगातार युद्ध के मोर्चे पे उलझा कर, या आतंकवाद के मुद्दे, मतलब कुछ भी उलझा कर भारत के विकास को हम बाधा, भारत जितना विकास करेगा वो उसके लिए ठीक, ऐसा वो मान के चलता है। हम इसी तरह के दूसरे रीजन की बात करें हम, जो पाकिस्तान का अभिजात्य वर्ग है, नोट्स में यही शब्द यूज किया है,
जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया सब शासक परिवार या ज़मींदार या बड़े व्यापारी यही लोग थे जो मुस्लिम लीग चलाया करते थे। इसको लगता है भारत के साथ यदि तनाव का डर बना के नहीं रखेंगे, तो अभिजात वर्ग ने पाकिस्तान वाले इलाके में लूट मचा रखी है स्थापना के समय से लेके आज तक। तो आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है एक धर्म और भारत से तनाव, ताकि ये लोग मस्ती में लूट-खसोट करते रहें। कुछ न कुछ तनाव या भारत विरोध की बात हमेशा करते रहेंगे, अभिजात वर्ग जो है। तीसरा, कश्मीर को वो एक भावनात्मक मुद्दा बना के रखते हैं। पाकिस्तान शब्द जब बना था तो के फॉर कश्मीर की बात होती थी, ठीक? और कश्मीर के विलय को मान्यता, पाकिस्तान से कोई भी युद्ध हुआ उसमें कश्मीर एक फैक्टर है। पांचवा, पाकिस्तान कभी अमेरिका और आगे चल करके चीन से उसके अच्छे संबंध हैं। तो इन दोनों के दोस्ती के दम पे भी पाकिस्तान बहुत कूदता है और उत्साहित होता है कि हम भारत को हरा ही देंगे युद्ध में, ठीक? 48 का युद्ध क्यों हुआ? तो पहला 4 कारण, 65, 71, 99 का युद्ध क्या हुआ? तो ये 5 कारण। तात्कालिक कारण कुछ-कुछ और हैं, बट ये फिक्स कारण है कि पाकिस्तान ही युद्ध खोजा है हर एक बार, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा। फिर वही बात, आप घटनाक्रम वगैरह पढ़ते रहिएगा आप, जितना आपको पढ़ना है। उत्तर लिखने की जब बारी आएगी कि भाई युद्ध क्यों हुआ, तो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे कैसे, उसी मकसद से हमने बताया। पहले युद्ध में क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया। 65 का युद्ध क्यों हुआ? तो ये पाँचों कारण हैं। और पिछले युद्ध का प्रतिशोध का भाव, ये कारण ऐसे हो गए। छोटी-मोटी 1-2 बातें और हो जाएँगे इसमें। जैसे नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, शेख अब्दुल्ला नाराज़ थे, वो सब लिखा हुआ है। 71 का युद्ध क्यों हुआ? ये पाँचों कारण प्लस 65 में हार, तो प्रतिशोध का भाव, और उस समय बांग्लादेश के मुद्दे पर जो चुनाव हुआ था, शरणार्थी संकट था, कुछ-कुछ बातें और उसमें ऐड हो जाएँ। 99 का युद्ध क्या हुआ? ये तो है ही। तो कभी भी आपको लिखना होगा ना कि युद्ध क्यों है पाकिस्तान के साथ, तो फिक्स कारण है। बाकी आपके पास समय तो खूब पढ़िए, खूब जानकारी इकट्ठा करिए आप, ठीक? बट मेरा तो टारगेट ऐसा ही कुछ रहेगा कि आपको मैं आइए तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी अपनी। जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। सेम पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया बोर्ड पे वो यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। भारत-पाकिस्तान युद्ध, 4 युद्ध, ठीक? पाकिस्तान का निर्माण धर्म के साथ-साथ भारत के विरोध की बुनियाद पर, ठीक? एक मजबूत भारत को पाकिस्तान हमेशा अपने अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखता है। एक पॉइंट, पाकिस्तान का अभिजात्य वर्ग, धार्मिक एवं सैनिक भारत के साथ तनाव को बनाए रखता है, क्योंकि वहाँ का जनता का ध्यान लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे या उनकी लूट पे ना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो लोग पाकिस्तान चलाते हैं वो भारत विरोध को खूब हवा देते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, कश्मीर के प्रश्न को पाकिस्तान सम्मान से जोड़कर देता है, इस भावनात्मक मुद्दा है उसका, क्योंकि पाकिस्तान मूवमेंट में था। चौथा पॉइंट, कश्मीर के विलय को मान्यता नहीं देता, अभी हमने पढ़ा ही था कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। पांचवा पॉइंट, बड़ी शक्तियों के समर्थन एवं सहायता से उत्साहित रहता है, जैसे अमेरिका एवं चीन। अमेरिका थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर ही रहा था उस समय। 47-48 में पाकिस्तान प्रथम 4 कारणों के साथ-साथ भारत की आंतरिक परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत पर आक्रमण, ये तो हम पढ़ चुके हैं भारत पाक वॉर के बारे में, पहला वार क्यों हुआ था, ये कारण प्लस उस समय की परिस्थिति, ठीक? तो पहले युद्ध का कारण हो गया, 48 के युद्ध का कारण हो गया 65। अब पहले वाले में पाकिस्तान एक तरह से तो बहुत फायदा मिला नहीं, प्रतिष्ठा भी इसमें गई थी, उसके मन में था प्रतिशोध का भाव। आगे बढ़ते हैं हम।
1965 का युद्ध। प्रथम 5 कारण, वही ऊपर वाले पाँचों कारण जो मैंने लिखा है। प्रतिशोध का भाव, यानी जो चाहते थे वो मिला नहीं, छठा कारण हो गया आपका, कारण नंबर 6 हो गया। 65 का युद्ध क्यों हुआ भारत-पाकिस्तान में? ठीक, 7वें नंबर पे नेहरू जी की मृत्यु को भारत की कमज़ोरी के रूप में देख रहा था। ठीक, 8वें नंबर पे 1965 से पहले केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच संबंधों का अच्छा न होना तथा घाटी में व्यापक असंतोष, खूब तनाव था, केंद्र का विरोध हो रहा था घाटी में, शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग ये सब चल रही थी उस समय। और 1962 में चीन ने भारत को जो हराया था तो उससे पाकिस्तान उत्साहित था। 63 में पाकिस्तान ने एक अच्छा खासा हिस्सा दे दिया था उसको, ठीक है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। आप एक आधा बार गूगल कर लीजिएगा या नोट्स वगैरह में पढ़ लीजिएगा, आपको जो दिया गया होगा अय्यर वाले सर के द्वारा, तो देख लीजिए। दोनों ने दूसरे के क्षेत्रों को लौटा दिया, बातचीत से समस्या का समाधान करेंगे। यूएस सरकार की मध्यस्थता थी, समझौते के कुछ घंटों के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उस पर भी नहीं जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों हुआ, उधर के कारण और ये कारण ऐड कर देंगे आप, आपके पास बहुत सारे कारण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकहत्तर का युद्ध क्यों हुआ, जिसको हम बांग्लादेश युद्ध भी कहते हैं, है ना। प्रथम 5 कारण तो इसमें भी आ जाएंगे। प्रतिशोध का भाव, चूंकि 65 में हारा था वो। 70 में पाकिस्तान के आम चुनाव में अवामी लीग को व्यापक सफलता मिली, जो शेख हसीना भी भारत में है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं एवं सेना के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना तथा बांग्लादेश के लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार। ऊपर वाले सब कारण तो हैं ही, ये भी था 65, अब ये भी जुड़ गया। भारत में शरणार्थी संकट, भारत पर आर्थिक दबाव और भारत में सुरक्षा के लिए खतरा। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय परिस्थितियों से विश्व जनमत को अवगत। इंदिरा जी ने खूब यात्रा की, दुनिया का एक माहौल बनाया कि भाई हमारे लिए ठीक नहीं हो रहा है। 71 में 20 वर्षों के लिए सोवियत संघ के साथ एक विशेष समझौता, जिसमें खतरे की स्थिति में वो हमें मदद करता है, इससे भी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा हुआ था। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को समर्थन। फाइनली क्या हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया और बुरी तरह से गिरा दिया। ठीक, सुनो, चलिए ये वो क्वेश्चन में लगा था। ठीक, तो जब भी पूछे 71 का युद्ध क्यों हुआ, 72 में शिमला समझौता हुआ। 72 में शिमला समझौता हुआ, है ना। ठीक है। 99 में युद्ध क्यों हुआ, तो वैसे आप पुराने इसमें से कारण उठा लीजिएगा 5-6 और फिर उस समय की परिस्थितियां बता दीजिएगा। करेक्ट। चलिए अब आप आ जाइए एक बार, अब आपके क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके होंगे। क्वेश्चन मैं आपका देख रहा हूँ, सर हिस्ट्री ऑप्शनल कब पढ़ाएंगे, अभी तो इसका उत्तर मैं क्या दूंगा निखिल। सर क्या इन युद्धों को रोका जा सकता था और भारत कैसे रोकता। भारत के बस में नहीं था युद्धों को रोकना। हाँ, संविधान के मूल ढांचे पे प्रभाव पड़ा था ना, संतुलन बिगड़ गया था। ठीक है। पीडीएफ सपोर्टिंग में है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक बार कह दूंगा। ठीक है। टेस्ट में मार्क नहीं आ रहा है, बस टेस्ट का नहीं, अभी कल 1 घंटे और बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है। कोई भी टेस्ट आप दीजिए ना, तो आप केवल ये देखिए कि आपसे आते हुए क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक। आप पूरा ओवरऑल टेस्ट का नंबर देखेंगे ना, तो यूपीएससी थोड़ी लेती है, मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है एग्जाम, बच्चे ही तो क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़े अनुभवी बच्चे हैं ना। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा टेस्ट में, काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1, हमेशा जज करिए 100 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको आते हैं, उसमें देखिए आपसे क्या गलती हो रही है, बाकी प्रश्नों को लर्निंग के तौर पे लीजिए आप। नहीं, अभी तो हमारा जो हमें जो बताना था, कल हम कुछ नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मतलब कुछ कुछ और चर्चा मैं करा दूंगा आपको मैं।
हाँ, ये सेकंड लास्ट क्लास है, आज वाली क्लास। हिंदू कोड बिल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने पहले कह दिया था, है ना? क्वेश्चन फटाफट चला जा रहा है। भारत से चीन की युद्ध में हार क्यों हुई? गुप्तचर की कमजोरी के कारण। सेना में थोड़ा सा एक डर का उस समय भाव आ गया था, लिखना नहीं है सब, घबराहट का भाव था, जबकि हथियार वगैरह बहुत थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का तो हिंदी में आपको एग्ज़ाम देना है सोनम, तो चूज करने का सिंपल तरीका होता है, या तो आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है पीजी का सब्जेक्ट आपके पास, तो आप कोशिश करिए कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या लिटरेचर या फिलॉसफी। आप करंट अफेयर से मंजिस पढ़ना ना 99 के युद्ध के बारे में, एकदम करंट में चीज़ें चली आती हैं, क्योंकि मैं ऑप्शनल के बारे में भी बता नहीं पाऊंगा अपना, क्योंकि दो दो अलग अलग बैचेस के हमारे पास आते रहते हैं ना। नहीं, क्योंकि हमें है ऑप्शनल को लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, जो मैं क्लास नोट देता हूँ वो कहीं कहीं बीच में अपलोड किया गया है। देखिए, मैं यहाँ अपना केजीएस में क्लास लेता हूँ, मैक्सिमम क्लास दिल्ली में है, फिर कुछ इलाहाबाद में है, कुछ पटना में है। आप आसपास कभी रहते हो, मैं बाकी सोशल मीडिया पे मैं कहीं भी नहीं हूँ, है ना? आप क्लास के बाद पता करके आप आ सकते हैं कभी भी आप। एंशिएंट मेडिवल के लिए मैंने मैनेजमेंट को बोला है विश्व, है ना? यस कुंदन, बहुत मज़ा आएगा। देखो, मुझे जो हेल्प करना होगा तो मैं कर दूँगा ऑप्शनल के, लेकिन ऐसे हेल्प नहीं हो पाएगा ना मौखिक तौर पे। हाँ, हाँ, मैं कर दूँगा। आपको ना कुछ देखने, जैसे मान लो मैंने भी पढ़ा है, तो 15-20 टॉपिक के नोट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग आपको दी मैंने। तो ये हेल्प करना होगा कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। जब तक मैं पढ़ाऊँगा मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। हाँ, आप यहाँ रहते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन दिखा लिया, कोई कन्फ्यूजन पूछ लिया, मैं अभी करता रहता हूँ ऑफलाइन बैच में। इंट्रोडक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। राजेश मिश्रा सर कहाँ गए ये मुझे नहीं पता है नीलेश, यहीं पे हैं, अपने खान केजीएस में हैं। महापुरुषों की तुलना कैसे करेंगे? क्यों करना है तुलना? तुलना का ना एक संदर्भ होता है, पॉइंट्स बना लो, तुलना होना शुरू हो जाएगा। मैं सुन लिया, परिचय बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, मैं उस पे कर दूंगा। अच्छा, आयर का क्लास होगा आपका 5, तो और अच्छी बात है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन है 5 फरवरी से होगा इसमें, है ना? हाँ, मैंने इनकी ऑप्शनल को लेके सुन लिया है आपका वो मैसेज। एंशिएंट मेडिवल में प्रॉब्लम होती है, प्रोवाइड नोट्स इन इंग्लिश। अंकित, मेरे हाथ में नहीं है, प्रबंधन के पास मैसेज चला जाएगा डियर अंकित। तो उनके बारे में क्या बताऊंगा, वो तो इतिहास पुरुष हैं, है ना? अच्छा, सोशियोलॉजी है, पढ़िए आप उसको मन से। आप बोलो बोलो, अंशिका, क्या कहना है? अब मैथ ऑप्शन भी अच्छा है, आप जिसका आपका बैकग्राउंड वो लीजिए ना आप। स्टेट बेसिस के लिए थोड़ा सा आपको अलग से कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अपलोड के लिए मैंने बोला है मोहित, तुलनात्मक प्रश्न आप पूछ रहे हैं। देखो, मैंने जब आप मेरे क्लास नोट्स हिस्ट्री के पूरे आपके पास है, तो हमने वही तरीका बता रहा है कि आपकी पीटी की 90% तैयारी क्लास नोट से होगी, 10% प्रैक्टिस से होगी, मेंस की 100% क्लास नोट से होगी। अभी क्लास नहीं चल रही सर, अभी आ जाएंगे, यहीं पे हैं केजीएस में। अंकिता, आपके क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, कल मिलते हैं, हाँ मिलते हैं ना। क्यों भाई दिलाए, आपको टाइम लगता है गोस्वामी जी, तो लगने दीजिए, पढ़िए, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है एंशिएंट मेडिवल किससे आएगा या मॉडर्न से आएगा, है ना? केजीएस यूजर, मैं ठीक हूँ ही ना।
हाँ, पूछिए विशाल सर के बारे में, वही बताएँगे कैसे हैं सर, मेरी तो मुलाकात है नहीं। क्या बात करते हो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है? पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट नहीं होगा? रिवीजन पे कल एक बार बात कर लेंगे हम, है ना? मुंबई से क्लास कर रहे हैं मंजेश, ओके मंजेश। आंसर राइटिंग के बारे में ज़ोहरा क्या जानना है तुम्हें? मेरे ख्याल में ज़ोहरा आप ऑफ़लाइन भी आती थी क्लास, यदि मैं ठीक हूँ, आपका एक आंसर था ऑप्शनल के लिए। आपका जो बैकग्राउंड हो आप ले सकते हैं आप लोग, कोई भी फिज़िक्स हो, मैथ हो, बट गाइडेंस देख लीजिएगा आप। ठीक है ना? आंसर राइटिंग और रिवीजन 2 सवाल आपके और हैं, ठीक है? भई हमने तो बता दिया था ना 26-27 वालों को कैसे पढ़ना है। आप बिल्कुल बिना बैकग्राउंड के भी ले सकते हैं, गाइडेंस होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यूपीएससी में ज़्यादा प्रश्न आप पेपर देखेंगे तब तो केजीसी एनालाइज़ हो पाएगा। अभिजात वर्ग एलीट कहते हैं, जो पैसे वाला वर्ग हुआ, जो प्रशासन में प्रभावी है ना? शिरडी, ओके शिरडी। भाई मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो विशाल, तुम ये सोचो तुम्हें क्यों बनना है? हिस्ट्री के क्लास नोट्स को ऑप्शनल में कर सकते हैं आप चाहें तो। घटना चक्र बहुत अच्छा है, आईएएस के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं पिंकी, आप इट्स ओके, आप ठीक है, टीचर के बारे में क्या कहना है आप? बनाना चाहिए ना, सिनॉप्सिस तो हमेशा बनाना चाहिए केजीएस, है ना? एंशिएंट मेडिवल इतना जल्दी शॉर्टकट में कैसे बताऊँगा? एक आधा बार टेलीग्राम वगैरह पे देखना ना, मेरे पढ़े हुए होंगे तो कर लेना वहाँ से एक बार। ठीक है? हम अब अपनाते हैं अंकुश चाइना के अगेंस्ट में, और आईआर वाले सर आपको बेहतर बताएँगे। बता तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूँ, बट मेरी एक सीमा है इस क्लास में, है ना? यथार्थवादी जो व्यवहार को देख के चलते हैं। जैसे मान लो शांति की भाषा, पाकिस्तान से शांति पे तो चल नहीं पाएँगे हम। आप एक बार टेलीग्राम वगैरह पे जाइए ना, देखिएगा पहले मेरे वीडियोज़ वगैरह सब बच्चे देखते रहते हैं, आपको मिल जाएँगे मतलब। बिल्कुल ज़रूरी है फैक्ट्स। बहुत बढ़िया आपने कहा है पंकज गोस्वामी, है ना? ठीक से देखो, पहले मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ बने हुए, आप शायद किसी ने हटा दिया होगा तो हटा दिया होगा। मिल जाएँगे यार, कौन-सी हिस्ट्री बड़ी चीज़ है। मैं इतने सारे बैच में पढ़ा रहा हूँ आपको, आंसर वैसे ही बहुत उदार व्यक्ति हैं, है ना? ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ बच्चों के पास रहे। हिस्ट्री कोई गंभीर चीज़ नहीं है, हिस्ट्री सिंपल सा चीज़ है, उसे सुलझा दिया जाना चाहिए कैसे पढ़ना है। हाँ, आज की घटना में प्रश्न पूछा जा सकता है। यार देखो, अकाली दल एक पार्टी का नाम है, 1920 में बना था, ठीक है ना सर? टेलीग्राम पे देखो, सत्यम बता रहे हैं टेलीग्राम पे है। यस अंशिका, अरे है मुझे पता है। आंसर राइटिंग में क्यों डर लगेगा? अब देखो, कोई एक्सक्लूसिव मैं पढ़ाता ना आपको मॉडर्न या वर्ल्ड, तो मैं सिखा देता। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस सब्जेक्ट नहीं है ना, ठीक है? तो इसमें बहुत मेरे पास स्कोप नहीं होता है बात करने का। अभी आ जाएगी आईआर वाली क्लास, मुझे लगता है। मैं प्रबंधन को आइडिया होगा कुछ, मुझे 28 पहले बताया गया था, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी बताया गया है मुझे, है ना? आ जाएँगे सर, मिलते रहते हैं बराबर, आ जाएँगे। बहुत ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है शोभा, आईएएस बनना है। अब बोलो मिथिलेश, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? कि मैं नहीं हूँ किसी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे आइडिया नहीं है। अभिजीत क्या धमकी दे रहा है? सेल्फ स्टडी मत करिए आप, एक बार ना नोट्स किसी क्लास नोट्स को कर लीजिए, आप काम आसान हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अब कल एक बार हम लोग और मिलेंगे, और कुछ जनरल चर्चा मुझे करनी है अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में। आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के गठन में संजना का एक सवाल है। ठीक है, थैंक यू।
सभी को कल एक बार हम लोग और मिलेंगे। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली करंट से पूछ सकता है। मैंने अपनी क्लास में कराया भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक को। कल मिलेंगे, आपको एक बार टाइम देख लीजिएगा और थोड़ा जनरल चर्चा मैं करा दूँगा। जिसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस लाया गया वो सारी बातें एक बार मैं बता दूँगा और आपको, ताकि एनसीईआरटी का खूब अच्छे से यूज़ करिएगा। कल कल लिख पाऊँगा कुछ भी नहीं, मोटी-मोटी बातें होंगी। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।